हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के मिक्स क्वेश्चन। और इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं, क्वेश्चन लिए गए हैं, वो ऐसे ही अपने मन से नहीं उठाए गए हैं। सारे वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके टीचिंग एग्जाम में किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में आए हों, चाहे वो NVS, KVS या फिर आपका जो टेट एग्जाम होते हैं, इनके ये सारे आए हुए ही प्रश्न हैं। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे, प्लस जो सारे प्रश्न हैं इनका डिटेल भी देखते चलेंगे, ताकि हम देखें भले ही एक प्रश्न देखें पर इसके आसपास के सारे प्रश्न कवर होते चले, यानी एक प्रश्न से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हमारे कवर होते चलेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट पास में आ गई है। तो आप इतना तो कवर ही करके जाइए। मिक्स क्वेश्चन जो हम अभी सीरीज चला रहे हैं मिक्स क्वेश्चन की, इसको तो आप कवर करके जाइए ही, क्योंकि इसमें जो प्रश्न हैं, प्रश्न के साथ साथ जो इसके प्रश्न की डिटेल कराए जाते हैं, क्वेश्चन की डिटेल कराई जाती है, उसमें से भी आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली या फिर उनसे आसपास से रिलेट करके इनडायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 4, 6, 8 या फिर 12? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले देखते हैं ये क्वांटम संख्या होती क्या है। तो क्वांटम संख्या क्या होती है? क्वांटम संख्या से हमको इलेक्ट्रॉन की कक्षा का पता चलता है। इससे इलेक्ट्रॉन की कक्षा का पता चलता है। और सिर्फ कक्षा नहीं, सिर्फ कक्षाएं का पता नहीं चलता, इससे इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं, कोश, उपकोश यानी सबसेल, ऊर्जा और चक्रण के बारे में पता चलता है। क्वांटम संख्या क्या होती हैं? क्वांटम संख्याएं वो संख्या होती हैं जिसके द्वारा हमको इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं होती हैं, कोश, उपकोश, ऊर्जा और चक्रण के बारे में पता चलता है। अब क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। चारों को देख लेते हैं डिटेल में। ये क्वांटम संख्या से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब किसी भी टेट एग्जाम में देखिए, क्वांटम संख्या से 1 से 2 प्रश्न तो पूछे ही गए हैं। तो क्वांटम संख्या पूरा कवर करते हुए चलते हैं। पहला क्वांटम संख्या क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर इसको बोलेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन के सेल यानी कोश के बारे में बताता है। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के यानी कोश के बारे में बताता है। अब कितने कोश होते हैं या शेल होते हैं? K, L, M और N। 4 शेल होते हैं, K, L, M और N। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2n² इलेक्ट्रॉन निकालने का। अगर n = 1 है तो K शेल में आएगा। अप्लाई करके देखते हैं। n के जगह में क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर n = 2 है तो फिर क्या हो जाएगा? 2n² फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। n की जगह पे 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर n की जगह 3 है तो फिर क्या आ जाएगा? 2 × 3 का स्क्वायर यानी कितने आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। और अगर n की जगह पे 4 है तो क्या आ जाएगा? 2 × 4 का स्क्वायर यानी 32 इलेक्ट्रॉन। तो n कोश में या फिर n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन और N सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसको हम ऐसे सीक्वेंस में याद करते हैं: K, L, M, N, 2, 8, 18, 32।
KLMN 2 8 18 32, यानी K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और N सेल में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगली क्वांटम संख्या है, अगर मान लीजिए एज्यूम करके देखिए, सोचिए कि अगर ये सेल नहीं होते या फिर कोष नहीं होते, जो KLMN है ये कोष नहीं होते तो फिर क्या होता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये नाभिक के चक्कर लगाते रहते, परमानेंट नाभिक के चक्कर लगाते रहते, और चक्कर लगाते तो ऊर्जा निकलती। अगर नाभिक के चक्कर ये इलेक्ट्रॉन लगाते रहते, ऊर्जा निकलती रहती, तो अंत में यह नाभिक में जाके गिर जाते। इसलिए जो कक्षाएं क्या होती हैं, ये परमानेंट इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चक्कर लगाने में मदद करती हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं द्विगैंसी क्वांटम संख्या। इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मुख्य क्वांटम संख्या थी, पीछे जो अभी पढ़े हैं, इसको N से रिप्रेजेंट करते थे। N, एक मिनट, N से रिप्रेजेंट करते थे। जो है तो इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को। तो ये क्वांटम संख्या उपकोष, जो मुख्य क्वांटम संख्या थी वो किसके बारे में, कोष के बारे में यानी सेल के बारे में बताती थी, और ये क्वांटम संख्या ये उपकोष यानी सब सेल के बारे में बताती है, सब सेल के बारे में बताती है। अब सब सेल क्या होते हैं, S, P, D और F, ये सारे सबसेल होते हैं। इनके बारे में यानी ऑर्बिट का आकार बताती है, ऑर्बिटल का आकार बताती है। तो ये सारे ऑर्बिटल के बारे में कौन बताती है, द्विगैंसी क्वांटम संख्या बताती है। L का मान N पर निर्भर करता है, यानी द्विगैंसी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। जैसे पहले लिख लेते हैं, L का मान N यानी मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। जैसे चारों सेल लिख लेते हैं, K, L, M और N। तो अगर यहाँ पे N इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, तो फिर L क्या होगा, L इक्वल टू 0 होगा, यानी कहाँ जाएगा, 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। L में N इक्वल टू 2 होता है, तो L का मान क्या हो जाएगा, L इक्वल टू 1 भी हो जाएगा, नहीं सॉरी, L इक्वल टू 0 भी हो सकता है और L इक्वल टू 1 भी हो सकता है। अगर 0 होगा तो ये 2s में जाएगा और 1 होगा तो 2p में जाएगा। अब M में N इक्वल टू 3 होता है, तो L का मान 0, L इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 2, तीनों हो सकते हैं। तो अगर 0 है तो ये 3s में जाएगा, 1 है तो 3p में जाएगा और 2 है तो 3d में जाएगा। N जो कोष है इसमें N इक्वल टू 4 होता है, तो L का मान 0 भी हो सकता है, L का मान 1, 2 और 3 तीनों हो सकता है, 0, 1, 2 और 3 तीन हो सकता है। तो अगर 0 होगा तो 4s में जाएगा, 1 होगा तो 4p में जाएगा, 2 होगा तो 4d में जाएगा और 3 होगा तो 4f में जाएगा, 3 होगा तो 4f में जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं L का मान जाता कौन सा, कितना नंबर हो तो किस में जाता है, 0, 1, 2 और 3। अगर L 0 है तो फिर वो जाएगा S में, 1 है तो P में जाएगा, 2 है तो D में जाएगा और L का मान अगर 3 है तो फिर वो F में जाएगा। L का मान अगर 0 है तो वो S ऑर्बिटल में जाएगा, और अगर L का मान 1 है तो P ऑर्बिटल में जाएगा, L का मान 2 है तो D ऑर्बिटल में जाएगा और L का मान 3 है तो फिर वो F ऑर्बिटल में जाएगा।
अगली क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है ये ऑर्बिटल ऑफ सबसेल के बारे में बताता है, सबसेल के भी ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ऑर्बिटल होता क्या है, ये एक 3 डायमेंशन रीजन होता है। एक 3 डायमेंशन जो रीजन होता है ये त्रिविमीय रीजन को बोलते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो ये क्या बताता है, उपकोष के कक्षक यानी ऑर्बिटल ऑफ सबसेल। ये ऑर्बिटल ऑफ सबसेल उपकोष के कक्षक के बारे में बताता है। जो द्विगांशी क्वांटम संख्या था वो उपकोष के बारे में बताता था, अब ये उपकोष के कक्षक के बारे में बताता है। इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या क्यों कहा गया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है, घूमता है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इसलिए इसको मैग्नेटिक क्वांटम संख्या या फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या कहा गया है। इसको मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको भी देखते हैं, इसके भी एग्जाम्पल कैसे क्या होता है। तो अगर n = 1 है, n = 1 है तो फिर l = 0 होगा, ये अभी हमने देखा। और अगर l = 0 है तो m = भी 0 होगा, यानी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या भी 0 होगी। पर अगर n = 2 है, n = 2 है तो फिर l = 1 और l = 0 और l = 1 दोनों हो सकते हैं, ये भी हमने देखा था। तब m = यहाँ पे अगर l = 0 है तो m बराबर भी 0 होगा, पर अगर l = 1 है या 1 है तो फिर m -1, 0 और +1 तीनों हो सकता है। इसको ध्यान से समझते चलिएगा। अगर n यानी मुख्य क्वांटम संख्या 2 है तो फिर जो द्विगांशी क्वांटम संख्या है वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अगर द्विगांशी क्वांटम संख्या यानी l = 0 है तो m = 0 होगा, और अगर l = 1 है तो m = -1, 0 और +1 तीनों संभव हैं, तीनों मान हो सकते हैं। अब अगले पे चलते हैं। अगर n = 3 है तो तब क्या हो गया, l 0 भी हो सकता है, l 1 भी हो सकता है और l 2 भी हो सकता है। तब m का मान यहाँ पे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m = -1, 0 और +1 हो जाएगा। और यहाँ पे m बराबर क्या होगा, जहाँ l का मान 2 है तो यहाँ पे -2, -1, 0, +1 और +2 होगा। यानी l का मान जितना होगा उतना ही वो माइनस में होता है और उतना ही वो प्लस में होता है और साथ में 0 होता है। अब अगला आ जाते हैं। अगर n का मान 4 हुआ तो तब क्या होगा, l 0 भी हो सकता है, 1, l = 2 और l = 3 होगा। तब यहाँ पे तो m का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पे m का मान -1, 0 और +1, यहाँ पे m का मान -2, -1, 0, +2 और +1 और +2 आगे की तरफ जाएगा। और अगर l का मान 3 है तो m = -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 होगा। तो ये आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या समझ में आ गया ना। ये l के मान और n के मान दोनों पे निर्भर करता है। अब अगली क्वांटम संख्या है स्पिन क्वांटम, 4th नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर।
क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्पिन क्वांटम संख्या क्या होती है, या चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास और अपने अक्ष पर भी जो घूमता है, ये स्पिन क्वांटम संख्या, ये चक्रण क्वांटम संख्या की वजह से ही होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से चक्रण लगाते हैं, यानी दो प्रकार से वो चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर। एक क्लॉकवाइज लगाते हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन दो तरह से चक्कर लगाते हैं, क्लॉकवाइज और दूसरा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। अब जब घड़ी की दिशा में लगाएंगे तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते देखे होंगे ना, ऐसे भरते हैं ना, एक पहले खड़ा खड़ा भरते हैं, क्लॉकवाइज भरे, फिर जो बच गए उसको एंटी क्लॉकवाइज भरे, ऐसे ना इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है एसपीडीएफ में। तो क्लॉकवाइज जो है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको ऐसे लिखेंगे। क्लॉकवाइज को 1/2 + 1/2 और एंटी क्लॉकवाइज को -1/2 माना जाता है। तो हमने क्वांटम संख्याएं अच्छे डिटेल में देख लिया। अब आपको ये भूलना नहीं चाहिए, और इससे जो भी प्रश्न बने, अब कहीं से भी इससे प्रश्न बनते हैं तो वो आपको आ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। काफ़ी लंबी डिटेल हो गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 56 होता है? पैलेडियम का, बेरियम का, स्कैंडियम का या फिर थूलियम का? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेरियम का। अब हम स्पीड बढ़ा के चलेंगे। बेरियम का परमाणु क्रमांक 56 होता है। पैलेडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 46 यानी 46 होता है। स्कैंडियम का 21 होता है, इसको SC से लिखते हैं, इसको PD से डिनोट करते हैं। और थूलियम का परमाणु क्रमांक 69 होता है। अगला प्रश्न है, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सी है? पारा यानी मर्क्यूरी, ब्रोमीन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन? तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर लिक्विड स्टेट में यानी तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पीतल किस प्रकार का मिश्रण है? गैस प्लस तरल का यानी गैस प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, ठोस प्लस तरल, ठोस प्लस ठोस या फिर तरल प्लस तरल यानी लिक्विड प्लस लिक्विड? तो पीतल किस प्रकार का मिश्रण है? ये ठोस प्लस ठोस यानी सॉलिड प्लस सॉलिड से मिलके बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खाद्य संरक्षण का तरीका नहीं है जिसे मानव द्वारा उपभोग के लिए कच्ची सामग्री को भोजन में बदलने के लिए अपनाया गया है? गर्मी का जोड़ यानी एडिशन ऑफ हीट देना, गर्मी को दूर करना यानी उसको ठंडा करना, भोजन को ठंडा करना, परिरक्षकों को जोड़ना यानी प्रिजर्वेशन का प्रिजर्वर जो होते हैं फूड प्रिजर्वर उनका उपयोग करना, या फिर पानी की मात्रा को जोड़ना। तो ऐसा कौन सा खाद्य संरक्षण का तरीका नहीं है? इनमें से 3 तो तरीके हैं पर एक खाद्य संरक्षण का तरीका नहीं है जो कि कच्ची सामग्री को भोजन में बदलने के लिए अपनाया गया है। तो गर्मी का जोड़, हाँ, किसी चीज़ को जैसे दूध ही है उसको अगर हम उबाल के रखेंगे तो वो खराब नहीं होगा। गर्मी को दूर करना यानी उसको ठंडा रखना, फ्रीज करना। तो अगर हम किसी चीज़ को कम टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर में रखेंगे तो भी वो खराब नहीं होगी, यानी उसमें जो बैक्टीरिया वायरस है वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे। परिरक्षकों का जोड़, जो भी जैसे चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, इनमें प्रिजर्वर यूज किया रहता है जो कि उसको जल्दी से खराब होने से रोकता है। पर पानी की मात्रा को जोड़ना ये कोई संरक्षण का तरीका नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के बारे में गलत है? सभी जीवित प्राणी उपापचय प्रदर्शित करते हैं, ये तो सही है। अगर जीवित प्राणी हैं तो वो मेटाबॉलिज्म क्रिया करेंगे ही, तभी तो उनकी ग्रोथ होगी। कोई भी निर्जीव उपापचय प्रदर्शित नहीं करता,
ये भी सही है। शरीर में हजारों उपापचयी क्रियाएं एक साथ होती रहती हैं, ये भी सही है। शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अच्छे से सारी क्रिया संपन्न करने के लिए शरीर में हजारों उपापचयी यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती हैं, एक साथ चलती रहती हैं। कवच कवक होगा यहाँ पे, कवक और सूक्ष्म जीवों में उपापचय नहीं होता, यही गलत है, ये गलत है। कवक और सूक्ष्म जीवों में भी उपापचय क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, जीवित जीवों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वे स्वप्रतिकृति हैं, वे विकसित हो रहे हैं, वो स्वविनिमय कर रहे हैं, वे बाहरी उत्तेजनाओं के लिए निष्क्रिय हैं। तो कौन सा कथन गलत है? वो स्वप्रतिकृति हैं, यानी खुद को रेप्लिकेट करते हैं, सही है। जीवित जीव अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। वो विकसित हो रहे हैं, हाँ, अगर वो जीवित हैं, उनमें जान है, या कोई भी जीव है जो जीवित है तो अपने आप का ग्रोथ करेगा, अपने आप का विकास करेगा, डेवलप होगा, या फिर उसमें फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ दोनों होगी। स्वविनिमय कर रहे हैं यानी स्वविनिमय यानी खुद को रेगुलेट करना। तो हाँ, अगर जीवित जीव हैं तो वो खुद को रेगुलेट भी कर रहे होंगे। वे बाहरी उत्तेजनाओं के लिए निष्क्रिय हैं, ऐसा नहीं है। अगर जीवित हैं तो बाहरी उत्तेजनाओं के लिए सक्रिय, निष्क्रिय पैसिव यानी निष्क्रिय यानी पैसिव, पैसिव नहीं होंगे, वो क्या होंगे? एक्टिव होंगे। बाहरी उत्तेजनाओं के लिए एक्टिव होंगे, यानी अगर बाहर से कुछ भी ऐसा हुआ, अगर कोई भी है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, जीवित है, तो अगर उसको गर्म चीज़ें टच कराओगे तो वो उसके लिए एक्टिव होगा, यानी जल्दी से अपना हाथ हटाएगा ताकि वो जले नहीं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ चुभाए जिससे उसको दर्द हुआ तो उसके लिए भी वो एक्टिव होगा। यानी बाहरी उत्तेजनाओं के लिए जो जीवित जीव हैं वो निष्क्रिय नहीं होते, क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं, यानी एक्टिव होते हैं। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23, 24, 25 या फिर 26? तो आंसर क्या हो जाएगा? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की? स्ट्रॉन्सबर्गर ने। गुणसूत्र के बारे में हमने डिटेल में किया था जब कोशिका चैप्टर किए थे ना, तब गुणसूत्र के बारे में डिटेल से पढ़े थे। तो खोज स्ट्रॉन्सबर्गर ने 1875 में की थी गुणसूत्र की। अब पोजीशन के आधार पे जो क्रोमोसोम हैं ये 4 तरीके के होते हैं। पोजीशन के आधार पे पहला होता है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। इसमें जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो बीच में होती है, एग्जैक्ट बीच में होती है, ये सेंट्रोमियर हो गया, सेंट्रोमियर। इसमें सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक में जो गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की पोजीशन एकदम बीच में होती है और ये वी आकार का दिखाई देता है, वी शेप का दिखाई देता है। दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। इसमें गुणसूत्र में, इसके गुणसूत्र में यानी क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है थोड़ा ऊपर चला जाता है, मेटासेंट्रिक के मुकाबले थोड़ा ऊपर हो जाता है, होता है, और यह एल आकार का दिखाई देता है, एल आकार का दिखाई होता है। तीसरा होता है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। इसमें गुणसूत्र में सेंट्रोमियर एकदम लगभग किनारे पे ही आ जाता है, सेंट्रोमियर किनारे पे आ जाता है। और चौथा ये कैसा दिखाई देता है? ये जे शेप का दिखाई देता है, जे शेप का दिखाई देता है, एक्रोसेंट्रिक। और चौथा है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें सेंट्रोमियर एकदम टॉप पे आ जाता है, सेंट्रोमियर टॉप पे आ जाता है, एकदम सिरों पर आ जाता है। और यह अब टॉप पे आ जाएगा तो ये कैसे दिखाई देने लग जाएगा? आई शेप का दिखाई देता है।
पोजीशन के आधार पर जो क्रोमोसोम है वो 4 तरीके के होते हैं मेटासेंट्रिक। अब पोजीशन किसके पोजीशन के आधार पे, सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना, आनुवांशिक जानकारी लेना, कोशिका के कार्य को नियंत्रित करना या फिर कोशिका को टकराने से, कोलैप होने से बचाना। तो केंद्रक का मुख्य कार्य होता है आनुवांशिक जानकारी लेना, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना। वैसे तो कोशिका का कार्य मतलब कोशिका को नियंत्रित करना भी केंद्रक का कार्य होता है। कोशिका में केंद्रक का कार्य कोशिका के कार्य को नियंत्रित करना भी होता है, कोशिका को टकराने से या कोलैप्स होने से बचाना भी होता है। पर जो मेन कार्य है, मुख्य कार्य है, वो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना, यानी आनुवांशिक जानकारी को लेना। इसी में डीएनए आरएनए पाए जाते हैं ना। क्रोमोसोम, जीन, डीएनए, ये सब इसी के भाग तो होते हैं, केंद्रक के भाग होते हैं। तो कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य है आनुवांशिक जानकारी को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना। अगला प्रश्न है, रॉड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? दृश्य उत्तेजनाओं को परिवर्तित करने के लिए, आंखों की रोशनी के बारे में बताना, आंखों के रंग के बारे में बताना या आंखों की संरचना बताने के लिए रॉड सेल का काम क्या होता है? आंख में 2 तरह की सेल पाई जाती है ना, एक कॉन सेल होती है, एक रॉड सेल होती है, एक शंकु कोशिका और एक शलाका कोशिका। तो रॉड सेल का कार्य है दृश्य उत्तेजनाओं को परिवर्तित करने के लिए रॉड सेल होती हैं। अब रॉड सेल ये कम रोशनी में प्रभावी ढंग से, जब अंधेरे में देखने के लिए रॉड सेल कम रोशनी में काम करती है। कम रोशनी यानी जब अंधेरा होता है, ये थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, तो हम आंख फैला के देखते हैं ना, एकदम आंख फैला के देखते हैं, तो उस टाइम पे रॉड सेल यानी शलाका कोशिका काम कर रही होती है। और जो कॉन सेल होती है, कॉन सेल, इसको शंकु कोशिका भी कहते हैं, तो ये रंगीन या फिर रंगीन दृष्टि में मदद करती है, यानी रंगीन देखने में मदद करती है। और ये अधिक प्रकाश में, जब तेज रोशनी होती है, तेज रोशनी में देखने में मदद करती है और रंगीन दृष्टि के लिए मदद करती है। कलर देखने में ये मदद करती है। कलर में भी ये RBG यानी रेड, ब्लू और ग्रीन, इसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है। रेड, ब्लू, ग्रीन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो तेज़ प्रकाश, जैसे खूब तेज़ प्रकाश है, तेज़ रोशनी आ रही है, तेज़ लाइट आ रही है, तो एक आँखें छोटी कर करके देखते हैं ना, एक छोटी सी आँख कर लेते हैं सिकोड़ के, तो उस टाइम पे कौन सी सेल कार्य कर रही होती है? कौन सेल कार्य कर रही होती है। तो रॉड सेल कम रोशनी में देखने के लिए और कौन सेल तेज रोशनी में देखने के लिए या फिर रंगीन चीज़ों खासकर RBG यानी रेड, ब्लू और ग्रीन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? भौतिक गुण क्या होते हैं? जो गुण हमको दिखाई दें, जिसमें पदार्थ की ओरिजिनलिटी ना चेंज हो, यानी पदार्थ ना चेंज हो, बस उसकी अवस्था चेंज हो जाए, तो क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण होते हैं। तो भौतिक गुण कौन सा नहीं है? गलनांक, घनत्व, प्रतिक्रियाशीलता या फिर रंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिक्रियाशीलता, क्योंकि अगर रिएक्शन होगा तो रिएक्शन करके वो दूसरा ही पदार्थ बना लेगा। कोई भी चीज़ अगर रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करके वो थोड़ी ना रहता है, वो दूसरा पदार्थ बना लेता है। तो ये कैसा गुण हो जाएगा? ये रासायनिक गुण हो जाएगा, भौतिक गुण नहीं होता। बाकी गलनांक, जैसे बर्फ पिघला, पानी बना, अवस्था चेंज हुई, पर पानी से हम वापस बर्फ बना सकते हैं, तो ये गलनांक, ये भौतिक गुण होता है। घनत्व भी भौतिक गुण होता है, रंग भी भौतिक गुण होता है। प्रतिक्रियाशीलता भौतिक गुण नहीं होती है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ को तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? लचीलापन, आघातवर्धनीयता, भंगुरता या फिर चालकता। आंसर क्या हो जाएगा? लचीलापन यानी डक्टिलिटी। लचीलापन होता है। किसी पदार्थ को पतले तार के रूप में बदलना उसके लचीलापन कहलाता है। और आघातवर्धनीयता, किसी पदार्थ को पीट कर
किसी पदार्थ को पीट कर पतले चादर के रूप में बदलना, पतले चादर के रूप में बदलना, ये कहलाती है आघातवर्धनीयता। भंगुरता, ये जो टूटने का गुण है वो भंगुरता कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लचीलापन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का रासायनिक गुण है? अभी हमने भौतिक गुण देखा था ना, वहाँ पे समझा था ना भौतिक गुण क्या होते हैं। तो जो भौतिक गुण को छोड़ दो तो फिर क्या कहलाते हैं? रासायनिक गुण। आंसर क्या हो जाएगा? दहनशीलता, कठोरता, ये तो भौतिक गुण में आ जाएगा। चालकता भी भौतिक गुण है, क्वथनांक भी भौतिक गुण है, पर दहनशीलता क्या होती है? यानी किसी चीज़ का कंबशन, जल जाना, तो ये क्या कहलाएगा? रासायनिक गुण क्या होते हैं? रासायनिक गुण जो कि चेंज करके हम वापस से वही पदार्थ ना बना सकें, मतलब उसकी ओरिजिनलिटी ही, उसका ऑरिजिन ही चेंज हो जाए, तो क्या कहलाते हैं? रासायनिक गुण होते हैं। तो दहनशीलता यानी किसी चीज़ का जलना, कंबशन, ये क्या कहलाता है? रासायनिक गुण, क्योंकि इसमें ओरिजिनलिटी ही यानी उसका ऑरिजिन ही चेंज हो जाता है। अगला प्रश्न है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है, क्वथनांक कहलाता है, गलनांक है, हिमांक है, या फिर कंडेंसेशन बिंदु है? आंसर क्या हो जाएगा? गलनांक। जिस पर कोई ठोस द्रव में, तो ठोस का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है, द्रव का ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु परिवर्तन का कारण है? पृथ्वी का अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, महासागरों की सतह से पानी का वाष्पीकरण होना, पर्यावरण में कार्बन और नाइट्रोजन चक्रों की उपस्थिति। तो कौन सा ऋतु परिवर्तन का कारण हो सकता है? पृथ्वी का अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाना है, यही ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन ठंडी, गर्मी, बरसात, मानसून सीजन, ये जो भी आते हैं ये ऋतु परिवर्तन है। तो पृथ्वी जो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसी की वजह से ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में देखी, खासकर क्वांटम संख्याएं तो आज हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। उससे जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपको अब आ ही जाने चाहिए, क्योंकि उसको हमने काफ़ी डिटेल से कवर कर लिया है। अब उसमें कोई भी पॉइंट ऐसा छूट नहीं रहा है। तो आज हमने इतने सारे क्वेश्चन देखे, आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे, उनके बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। Thank you.